वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियस। मैंने इससे पहले सेल स्ट्रक्चर इन इट्स ऑर्गेनल्स के जितने भी टॉपिक्स है सब पढ़ा के ख़त्म कर दिए उसका, और आप मेरे चैनल पे उसका प्लेलिस्ट डाल देंगे। मैंने वो चैप्टर ख़त्म कर दिया है और मैंने चैप्टर स्टार्ट करने वाली न्यूक्लियस। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस भी मतलब सेल ऑर्गेनल का भी एक हिस्सा है, लेकिन ये अलग चैप्टर में दिया है तो मैं इसे अलग पढ़ा रही हूँ। नहीं तो मैं सेल ऑर्गेनल्स एंड इट्स ऑर्गेनल्स में ही मतलब डाल देती। या तो मैं यही कह रही हूँ कि न्यूक्लियस ज़्यादा बड़ा है नहीं, न्यूक्लियस के बारे में दिया है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में दिया है, वो भी एक सेल का पार्ट ही है, तो मैं उसको उसी प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। अगर मतलब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना होगा तो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जैसे बताया था ना कि जितने सेल ऑर्गेनल्स है उसमें कई टाइप के, कुछ लोग मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ डबल मेम्ब्रेन, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डेंस बॉडी, और ये इंक्लोज करता है मतलब बंद रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपसे। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जैसे मदर है, फादर है, आप मदर फादर की तरह काफ़ी कभी सिमिलर दिखते हो, या अपने किसी मतलब रिलेटिव्स की तरह दिखते हो, कुछ आदतें आपकी मदर पेरेंट्स से मिलती है या भाई से आप मैच करते हो, तो वो कैसे करता है? तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो रहती है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो न्यूक्लियस स्टोर करता है उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। और रॉबर्ट्स ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। और सेल जो है मे बी यूनिन्यूक्लियेट हो सकता है जिसमें एक न्यूक्लियस हो, बाई न्यूक्लियेट हो सकता है जिसमें एक सेल में दो न्यूक्लियस हो, मल्टी न्यूक्लियेट हो सकता है या तो सेल में कई न्यूक्लियस हो। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट है सेल में। इसका ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ओके, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था। न्यूक्लियस पोर्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, ये जो है इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन क्या होता है मैं मतलब ये आगे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। न्यूक्लियोप्लास्ट जैसे सेल में जो अंदर जेली पार्ट प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट रहता है लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यूक्रोमेटिन, राइबोसोम, जैसे मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ही आगे वो आगे ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है, और उससे राइबोसोम्स लगते हैं शुरू में, तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। मैंने ये एक्सप्लेन किया था पहले में, ठीक है। फिर इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। पहला है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है जैसे मैंने बताया था डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन कंटेन करता है। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक स्पेस कंटेन करता है, उसे हम लोग पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। फिर आउटर मेम्ब्रेन जो रहता है वो कंटिन्यूअस रहता है विथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो मतलब कि जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन क्या रहता है वो पूरे सेल की तरह इस तरह तो नॉर्मल नहीं रहता है ना, तो वो क्या करता है, आउटर मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप का नहीं रहता है उसका स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन कहीं ऐसे ग्रोथ कर जाता है, तो वो क्या बना लेता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेता है विद राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स भी बियर करता है, मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटेन करता है ऑक्टागोनल न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। ये जो पोर्स रहते हैं कैसे फॉर्म्ड होते हैं, बाय फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। जो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन रहते हैं जहाँ पे फ्यूजन हो जाते हैं वहाँ ये पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर पोर्स जो है वो इंक्लोज रहते हैं बाय सर्कुलर स्ट्रक्चर का एस एनुअली। जैसे न्यूक्लियर पोर्स है, अगर न्यूक्लियर पोर्स इसी तरह खुले रहेंगे तो कोई भी चीज़ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आसानी से चली जाएगी। तो उन पोर्स को इंक्लोज होना मतलब क्लोज रहना जरूरी, मतलब जिस मटेरियल की जिस सब्सटेंस की जरूरत हो वही न्यूक्लियस के अंदर जाए, ऐसे जाएगा तो मतलब जेनेटिक्स मटेरियल को भी खतरा रहेगा। तो इसलिए न्यूक्लियर पोर्स जो रहते हैं वो इंक्लोज रहते हैं बाय ए सर्कुलर स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं एनुअली।
फिर द पोर्स एंड एनुली जो रहते हैं साथ में बनाते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। पोर्स और एनुली को साथ में कहेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। फिर आते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। जैसे मैंने बोला था सेल के अंदर, जो सेल के अंदर वाला पार्ट तो हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करता है रॉ मटेरियल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होगा, डीएनए, राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए। ठीक है, उनके रॉ मटेरियल्स कंटेन करते हैं। इट कंटेन एंजाइम ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, वह एंजाइम जो डीएनए या आरएनए को, जो डीएनए को बनाने में हेल्प करते हैं उन्हें डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, जो आरएनए को बनाने में हेल्प करते हैं उन्हें आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोप्लास्ट डीएनए आरएनए कंटेन करता है, और किसी भी जेनेटिक्स मतलब जेनेटिकली पास करना होगा तो वो उस आरएनए या डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, तो कैसे करेगा, जो एंजाइम रहते हैं उनकी हेल्प से। ये कंटेन करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन भी, इसके भी कई रोल होते हैं, मैं उसको बताऊंगी आगे। ठीक है, क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट जो है वो 2 टाइप्स के रहते हैं। अब मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया था ना, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्रोमेटिन जो यूक्रोमेटिन रहते हैं वो लाइटली स्टेन रहते हैं, मतलब अगर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो जो बहुत लाइट कलर में दिखेगा यूक्रोमेटिन, और ये डिफ्यूज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन रहते हैं। विच इज ट्रांसक्रिप्टली या जेनेटिकली मोर एक्टिव। ये मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, मतलब डीएनए से प्रोटीन का बनना, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली मतलब जो जेनेटिकली पास होना, तो ये इस मामले में बहुत एक्टिव रहते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो रहते हैं वो सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन जो रहते हैं उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो डार्क स्टेन रहते हैं, थिक रहते हैं, कंडेंस पार्ट रहते हैं ऑफ क्रोमेटिन, ये कंडेंस पार्ट में रहते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन जो रहते हैं वो जेनेटिकली लेस एक्टिव क्रोमेटिन होते हैं। फिर न्यूक्लियोस आते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है, वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियोलस कंटेन कर रहा है। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, स्फेरिकल और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है। ये एक साइट होती है जो एक्टिव रहती है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये साइट मतलब ये साइट एक्टिव रहता है फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। और ये न्यूक्लियोलस जो रहता है वो डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज और रीअपियर हो जाता है। प्रोफेज टेलोफेज जो रहता है वो सेल डिवीजन का पार्ट है। सेल डिवीजन एक चैप्टर है, इसमें आगे मैं पढ़ाऊंगी, तो उसमें अगर जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं प्रोफेज टेलोफेज क्या होता है तो मैं बताऊंगी। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोफेज में डिसअपियर हो जाता है और टेलोफेज में रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, जैसे मैंने बताया था जो न्यूक्लियस रहते हैं वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक मतलब जेनेटिकली वो पास ऑन करता रहता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे पास करता रहता है। और ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है मैं आगे बताऊंगी। वेरिएशंस में हेल्प करता है। कैसे वेरिएशंस में हेल्प करता है, जैसे कोई भी मदर है फादर है तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि कोई एग्जैक्टली अपने मदर के देखेंगे, मतलब रेयर क्या होता ही नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है मदर का आता है फादर का आता है, दोनों फ्यूज होने के बाद जो नया जेनेटिक मटेरियल बनता है तो वो डॉटर बनता है। तो डॉटर बनता है दोनों के फ्यूजन से, तो वो कुछ कुछ सिमिलरिटी फादर के मिलेंगे, कुछ कुछ सिमिलरिटी मदर के मिलेंगे और कुछ नए जेनेटिक्स मटेरियल अपीयर होंगे। तो इससे जो है वेरिएशन कॉज होता है, ताकि जो इंसान है वो मतलब अपने मदर या फादर की तरह एग्जैक्टली नहीं दिखता है, कुछ कुछ चीज़ें उसकी मदर या फादर से मिलती रहती है। तो यहाँ पे वेरिएशंस कॉज होते हैं न्यूक्लियस की वजह से। तो ये मैंने न्यूक्लियस में बस इतना ही है, मैंने मतलब इतना पढ़ा दिया। तो इसे मैं सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनल चैप्टर में डालने को सोच रही हूँ। तो अगर मेरा
पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।